लर्निंग डिसेबिलिटीज यानी अधिगम अक्षमता और इससे जुड़े अलग अलग तरह के विकार। आइए इस पूरे टॉपिक को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। ये वो टॉपिक है जिससे सीटेट में सवाल आते ही आते हैं। पूरा ध्यान देना बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख्य अधिगम अक्षमताओं की, जिन्हें हम समझने के लिए डिस फैमिली भी कह सकते हैं। ये सबसे आम है और एग्जाम में इनसे जुड़े सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है डिसलेक्सिया। सीधी सी बात है, इसका संबंध है पढ़ने से। जब किसी को शब्द पहचानने, स्पेलिंग समझने या अक्षरों को जोड़कर पढ़ने में दिक्कत हो, जैसे बी को डी समझ लेना या वॉस को सौ पढ़ना, तो वो डिसलेक्सिया हो सकता है। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अब आते हैं डिस्ग्राफिया पर। देखिए, ग्राफ शब्द का मतलब ही लिखने या बनाने से होता है ना? तो बस डिस्ग्राफिया का सीधा कनेक्शन है लिखने की मुश्किलों से। बहुत खराब हैंडराइटिंग होना, स्पेलिंग में बार बार गलतियां करना या अपने मन के विचारों को कागज पर उतारने में परेशानी होना, ये सब इसके लक्षण हैं। और इस डिस फैमिली का तीसरा बड़ा मेंबर है डिसकैलकुलिया। जैसे कैलकुलेशन शब्द से ही पता चल रहा है, इसका लेना देना है मैथ्स से। जब किसी को नंबर्स समझने, गणित के फैक्ट्स याद करने में मुश्किल हो, तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। इसे कई बार मैथ्स वाला डिसलेक्सिया भी कह देते हैं। अच्छा, इस डिस फैमिली में कुछ और भी कंडीशंस हैं जिन पर एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। डिस्प्रेक्सिया मतलब फिजिकल मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन में दिक्कत। डिस्फेजिया यानी भाषा और बोलने में परेशानी। और डिसार्थरिया जब मसल्स की कमजोरी की वजह से कोई साफ साफ बोल नहीं पाता। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेवलपमेंटल और कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स की। ये वो परेशानियां हैं जो सोचने, सोशल इंटरैक्शन और ध्यान लगाने की क्षमता पर असर डालती हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसकी मुख्य पहचान होती है औसत से कम आईक्यू। इसकी वजह से सोचने, समझने और फैसले लेने में मुश्किल होती है। और हाँ, सीटेट के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पहले इसे मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन कहा जाता था। अगला है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD। इसके कुछ खास लक्षण हैं, जैसे लोगों से घुलने मिलने में परेशानी होना, आई कांटेक्ट करने से बचना और किसी एक ही तरह के काम या व्यवहार को बार बार दोहराना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सीटेट में अक्सर इन दोनों के बीच का फर्क पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से समझिए, ऑटिज्म जो है वो मुख्य रूप से सोशल और कम्युनिकेशन से जुड़ा डिसऑर्डर है और इसमें IQ लेवल कुछ भी हो सकता है, कम, ज़्यादा या औसत। वहीं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को सीधे सीधे कम IQ से ही पहचाना जाता है। अब बात करते हैं ADHD की, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसके नाम में ही इसके 3 बड़े लक्षण छिपे हैं। अटेंशन की कमी मतलब ध्यान न लगा पाना, हाइपर एक्टिविटी यानी बहुत ज्यादा चंचल होना, और इम्पल्सिव बिहेवियर मतलब बिना सोचे समझे कोई काम कर देना। चलिए अब हम उन चुनौतियों की तरफ बढ़ते हैं जो शरीर, हमारी सेंसेस और मूवमेंट से जुड़ी हैं। ये भी विकारों की एक बहुत जरूरी कैटेगरी है। यहाँ पर सेंसरी और स्पीच से जुड़ी डिसेबिलिटीज को बहुत अच्छे से बताया गया है, जैसे विजुअल यानी देखने में दिक्कत। इसमें पूरी तरह से न देख पाना और कम दिखना दोनों शामिल हैं। वैसे ही हियरिंग यानी सुनने में दिक्कत, जिसमें बिल्कुल न सुन पाना और ऊंचा सुनना दोनों आते हैं। और स्पीच मतलब बोलने से जुड़ी परेशानियां, जैसे हकलाना या बोलने में देरी होना। लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब है हाथ पैर से जुड़ी शारीरिक परेशानियां। इसके 2 बड़े उदाहरण हैं सेरेब्रल पाल्सी, जो शरीर के मूवमेंट और मसल्स पर असर डालती है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। अब आते हैं हमारी अगली कैटेगरी पर, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। ये वो परेशानियां हैं जो किसी के मूड, सोच और व्यवहार पर गहरा असर डालती हैं। इसमें 3 मुख्य प्रकार हैं जो हमें जानने चाहिए। पहला, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें बहुत ज्यादा घबराहट और डर होता है। दूसरा, डिप्रेशन, जिसमें गहरी उदासी और किसी भी काम में मन ना लगने जैसे लक्षण होते हैं। और तीसरा है कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसमें व्यक्ति सामाजिक नियमों को तोड़ता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उससे फटाफट समेटते हैं और